हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू एनालाइज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भाई इसमें जो ये जितना भी अब हम पढ़ेंगे आज, इसमें हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको पूरा एनालाइज करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। भाई ये हम पहले ही लर्न कर चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आखिर बनती कैसे है, ह्यूमन कैपिटल आती कहाँ से है। यानी जब हम लोग जो होते हैं, ह्यूमंस हैं, हम लोगों पे पैसा खर्चा जाता है, हमारी पढ़ाई पे, हमारी हेल्थ पे, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोग माइग्रेट करते हैं, यानी गाँव से शहरों में माइग्रेट करते हैं जॉब वगैरह के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं लेबर मार्केट के बारे में कि कौन सा कॉलेज जैसे कि कौन कितने रुपए में हमें पढ़ाएगा, या फिर कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें जो है हमें ह्यूमन कैपिटल बनाती है, क्योंकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ ट्रेनिंग लेंगे, स्किल्स अपने अंदर डालेंगे, तभी तो आगे फ्यूचर में हम कमा पाएंगे, है ना। Of these, education and health are very important sources of human capital formation। तो इन सभी अभी जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी है, इन सभी चीज़ों में से एक एजुकेशन और एक हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल बनाने में। यानी ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, जब उनको पढ़ाया लिखाया जाता है और साथ में वो ह्यूमन कैपिटल हेल्दी भी हो। ऐसा नहीं हो कि हम बीमार हैं, हम बेड रेस्ट पे रहते हैं, ऑफिस तो जा ही नहीं सकते, तो डिग्री का करेंगे क्या, लेटे लेटे घर पे, है ना। वी नो दैट आर्स इज़ अ फेडरल कंट्री। भाई हमारा देश है एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री यानी जिसमें अलग अलग टाइप की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि अपनी ये यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और हर एक गवर्नमेंट के अपने खुद के जो है पावर होती है उनकी अपने पास, ठीक है, काम करने की, डिसीजंस लेने की पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फंक्शंस टू बी कैरीड आउट बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ मेंशन हो रखा है, यानी लिखा हुआ है कि हर एक लेवल की गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शन यानी काम करेगी, क्या काम वो नहीं करेगी, यानी उसका क्या काम है हर एक गवर्नमेंट का। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, उनको क्या करना है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। Accordingly, expenditures on both education and health are to be carried out simultaneously by all the tiers of the government। So, जो education और health की अगर बात की जाए तो इन पे जितना भी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है, ये तीनों गवर्नमेंट मिलके उठाती हैं। जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों ही मिलके ये खर्चा उठाती हैं। एनालिसिस ऑफ हेल्थ सेक्टर इज़ टेकन अप इन चैप्टर 8। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वो सारा चीज़ें हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर। हेल्थ सेक्टर अभी हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में ही पढ़ रही हैं। आगे देखो क्या लिखा है, डू यू नो हु टेक केयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया। भाई ये लिखा है, क्या आप जानते हैं एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान कौन रखता है भाई हमारे देश में। तो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, यही जो है इन सभी चीज़ों पे कितना खर्चा हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सभी चीज़ें देखते हैं। बिफोर वी टेक अप द एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सो एजुकेशन सेक्टर के बारे में जानने से पहले, उसको अच्छी तरह पहचानने से पहले, उसको सब एनालाइज करने से पहले, वी विल लुक इनटू द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका एजुकेशन सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर है, इसमें क्या ज़रूरत है कि भाई गवर्नमेंट भी घुसे, गवर्नमेंट भी एंट्री ले और गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करे इन सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं भाई, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इतने अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल हैं, इलाज हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्यों बीच में आए। सबको वैसे तो सबको आंसर पता ही होगा यार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, गरीब बेचारे, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकें या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके महंगे महंगे इलाज करा सके। इसलिए गवर्नमेंट बीच में आती है, गवर्नमेंट फ्री में इलाज कराने के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। भाई हमें गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, हमें इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो फ्री में जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, इलाज करा सकते हैं।
ये सभी चीज़ हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको ये 2-3 लाइनें अभी बोली है। वी डू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ एंड प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। अभी सबको ही पता है कि भाई चाहे एजुकेशन सर्विसेज हो चाहे हेल्थ केयर सर्विसेज हो, प्राइवेट और सोशल दोनों ही बेनिफिट देती हैं। भाई पैसे भी कमा लो इनसे, सोशल वेलफेयर करना चाहते हो तो ये भी कर लो। This is a reason for existence of both the private and public institutions in the education and the health service markets. इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी हैं, दोनों ही सेक्टर में, चाहे एजुकेशन की बात हो चाहे हेल्थ की बात हो। सबको पता है प्राइवेट स्कूल भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। आप सब लोग दोनों ही चीज़ों के बारे में जानते होंगे, आप देख भी चुके होंगे, है ना। So expenditures on education and health make substantial long-term impact. अब देखो, अगर हम एडुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, लंबे समय तक काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आज मैंने अगर जैसे कि कोई बच्चा है वो बीमार है, उसका इलाज करा दिया, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा। भाई कितने भविष्य में जाके अगर वो हेल्दी हो जाता है तो कुछ बनेगा, कुछ पढ़ेगा लिखेगा, क्या पता IAS बन जाए वो पता लगे PM बन जाए, वो CM बन जाए वो, है ना। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ रहा है। या फिर कोई बच्चा, उसको हमने पढ़ाया लिखाया, आज उसके ऊपर पैसा खर्च किया, तो आज के 10-12 साल बाद शायद वो कुछ अच्छा बन जाए, कुछ साइंटिस्ट बन जाए, हमारे देश के लिए कुछ कर जाए। इसलिए ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है इससे, एंड दे कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स्ड। और इस चीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता भाई, वापस नहीं पलटा जा सकता। सोचो कोई बच्चा है, उसको हमने इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया जहाँ पे डॉक्टर बहुत केयरलेस है, अच्छा इलाज नहीं होता, अच्छी दवाई नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई, मैं ऐसा नहीं बोल रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल गंदे होते हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी कई बार जाती हूँ। लेकिन भाई कई केस ख़राब हो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने सुना है ऐसा, ठीक है। तो ऐसी जगह भेज दिया, फिर ऐसे स्कूल में भेज दिया जहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं हैं या टीचर्स अवेलेबल ही नहीं है किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या होगा, बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है ना। या फिर उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, उसको कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है आज, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये चीज़ रिवर्स नहीं की जा सकती है। अब जो उसके बीमारी का इलाज ठीक होना था वो ख़राब अगर हो जाता है किसी रीज़न से, तो कितनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस चीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता ना। बीमारी जो उसको लगी है या फिर जो उसकी तबीयत ख़राब हुई है या बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हैंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ एसेंशियल। तो भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, यानी एग्जाम्पल देखते हैं, वंस अ चाइल्ड इज़ एडमिटेड टू अ स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर वेयर द रिक्वायर्ड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। सपोज़ कोई बच्चा है, उसको हमने स्कूल में एडमिशन दिलवाया या फिर किसी हेल्थ केयर सेंटर में लेके गए जहाँ पे अच्छी सर्विसेज नहीं दी जा रही थी, ठीक है, जहाँ पे हमारी मनचाही सर्विसेज नहीं दी जा रही थी, या फिर अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। जैसे कि किसी हेल्थ केयर सेंटर में गए, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बच्चे को कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया, कोई भी दिक्कत परेशानी हो गई, स्कूल में मिड डे मील मिला, उससे वो बीमार हो गया, तो अब क्या होगा कि is taken to shift before another institution, substantial amount of damage would have been done. So इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, और इस चीज़ को अब हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ बच्चे को फूड पॉइजनिंग ही हो गया, एग्जांपल मान लेते हैं, गंदा खाना खा के, तो अब वो जो फूड पॉइजनिंग उसको वो प्रॉब्लम हुई है, उस चीज़ को अनडन नहीं कर सकते ना हम, वो तो हो गई बीमारी, उसको प्रॉब्लम हो गई है, तो वो जो लॉस हुआ है उस चीज़ को अब रिकवर नहीं किया जा सकता कि अचानक से अनडू बटन दबाया और उसकी वो फूड पॉइजनिंग अचानक से ठीक हो गई, ठीक है। वो जो टाइम निकल गया वो टाइम निकल गया। Moreover, individual consumers of those services do not have complete information about the quality of services and their cost. अगर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें, हम सिंगल अपनी बात करें या आपकी बात करें, आपके पेरेंट्स की बात करें, तो हमको पूरी नॉलेज नहीं होती है अच्छे से कि भाई कैसी जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, या फिर क्या कॉस्ट है। आजकल तो हिडन कॉस्ट भी इतनी सारी होती है, अगर 10,000 रुपये लिखा हुआ है तो समझ लो हॉस्पिटल का खर्चा 20-25 हज़ार रुपये बैठेगा, पता नहीं कुछ चार्जेस लगा देते हैं, हमें तो पता भी नहीं लगता कब कौन से कैसे स्कूल वाले और हॉस्पिटल वाले चार्जेस लगा देते हैं। तो हमें कोई नॉलेज नहीं है इंडिविजुअल कस्टमर को, है ना। इन दिस सिचुएशन द सर्विसेज एक्वायर मोनोपोली पावर एंड आर इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉयटेशन। सो अब क्या होता है, कुछ ऐसे एजुकेशनल सेक्टर या हेल्थ सेक्टर होते हैं, इनमें कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह मिलके मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं,
ठीक है, और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सपोज़ कोई शहर है, उसमें सिर्फ 4-5 स्कूल है और वो सब मिलके मोनोपोली कर लें कि चलो भाई फ़ीस बढ़ा देते हैं एकदम। फिर क्या करेंगे भाई, पेरेंट्स बच्चों को दूसरे शहर या बहुत दूर तो भेज नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चों को मजबूरन महंगी फ़ीस में ही उन्हें पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल घर के आसपास हैं। या फिर आसपास के हॉस्पिटल है, उन्होंने ऐसे एक मोनोपोली बना ली कि चलो इलाज महंगा कर लेते हैं, डिलीवरी के चार्जेस महंगे कर देते हैं, सिजेरियन के 1 लाख रुपए कर देते हैं। अब भाई मजबूरी में एक औरत जो बच्चा डिलीवर करने वाली है वो क्या करेगी, मजबूरी में उसको वो पैसे देने पड़ेंगे और बच्चा डिलीवर करवाना ही पड़ेगा आसपास से, कहीं दूर जाना वो इतना रिस्क नहीं ले सकती है ना। The role of government in this situation is to ensure that the private providers of these services adhere to the standards stipulated by the government and charge the correct price. तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे भाई, जितने भी प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं भाई, उनका इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, यानी जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दी जानी चाहिए क्या उतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और करेक्ट प्राइस पे करा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखती है गवर्नमेंट, इसलिए बीच में इंटरफेयर करती है। इन इंडिया द मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, चाहे यूनियन लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, या और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NCERT, UGC, AICTC, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को देखती रहती है भाई एजुकेशन सेक्टर में कि प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, ये सर्विसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो प्राइस हो वो भी करेक्ट हो, हर चीज़ का प्रोसीजर बहुत आसान हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये लूटें बस, है ना। सिमिलरली द मिनिस्ट्रीज़ ऑफ हेल्थ, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो जो अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री है, चाहे यूनियन लेवल यानी सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे ICMR, भाई ये भी उन सभी इंस्टीट्यूशन को देखती है जो हेल्थ सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी अपनी पैनी नज़र रखती है ताकि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, ताकि ये लोगों के साथ फ्रॉड ना करे, गलत ना करे, उनको अननेसेसरी लूटे ना। In a developing country like ours with a large section of population living below poverty line, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री यानी अभी डेवलप कर रहा है, तो हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब है, कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सेस बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो हम लोगों में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतने पैसे ही नहीं हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो किसी प्राइवेट स्कूल, या बीमार भी हो जाएं तो जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। Moreover, a substantial section of our people cannot afford to reach, वही बात सेम लिखी हुई है कि भाई ऐसा बहुत सारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी ऐसे सोसाइटी में भी कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी बड़े से सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जाएं या हायर एजुकेशन लें, यानी किसी अच्छे कॉलेज में जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं और कोई ऐसे बड़े बड़े डिग्रीज हासिल करें, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। Furthermore, when basic education and health care is considered as a right of the citizens, then it is essential that the government should provide education and health services free of cost. So, अगर हम अपने देश की बात करें तो एक बेसिक एजुकेशन, ठीक है, और साथ में बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी एटलीस्ट बच्चा 10वीं 12वीं पढ़ा हो और वो हारी बीमारी उसके शरीर में खांसी जुकाम हो जाए तो छोटी मोटी दवाई वगैरह उसको जो है अवेलेबल हो जाए, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं। तो ये हमारे बेसिक राइट्स पूरे होते रहें, इसलिए बीच में कौन इंटरफेयर करता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री में, फॉर द डिज़र्विंग सिटीजन्स एंड दोज फ्रॉम द सोशली
ऑप्रेस्ड क्लासेस। डिज़र्विंग सिटीजन्स और से मतलब है और सोशली ऑप्रेस्ड क्लासेस से मतलब है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब है और ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें भी हैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ये सब चीज़ें फ्री में करती है। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर्स इन द एजुकेशन सेक्टर ओवर द ईयर्स। सो अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, भाई दोनों ही खर्चा करती हैं, आपके एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करती आ रही हैं, ठीक है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके? 100% लिटरेसी। भाई हमारे देश में हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हों, इसलिए जो है एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती है और इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऐसे वीडियो ख़त्म।